हेलो दोस्तों, HCL टेक के बिजनेस के बारे में वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टर्स क्यों वरीड हो रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब हम HCL की बात कर रहे हैं तो उनका बिजनेस जो है कहाँ से आता है। उनका जो रेवेन्यू है अमेरिका और यूरोप, इन दोनों ज्योग्राफी से उनका मैक्सिमम बिजनेस आता है या रेवेन्यू वहां से आता है। जैसे सितंबर का जो अभी फाइनल जो क्वार्टर अभी जस्ट खत्म हुआ है, लगभग 65% और 27.5% जो बिजनेस है इन दोनों ज्योग्राफीज से आया। मतलब 90% से ज्यादा बिजनेस इन दोनों जगह से आ रहा है। और मैक्सिमम इंडियन आईटी कंपनीज का आप यही देखेंगे, जो बिजनेस है वो बाहर से आ रहा है। तो अगर कुछ यूरोप में या यूएस से कुछ स्लो डाउन या नेगेटिव खबर आती है तो भारत की आईटी कंपनीज में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और वो हमने 2022 में देखा भी है। और वही एचसीएल में कुछ ऐसा ही हो रहा है। अब एचसीएल ने क्या किया, अभी बहुत ही रिसेंट में यूएस में जो इन्वेस्टर डे उन्होंने किया हुआ था, तो वहां पर उन्होंने कुछ चीजें कही हैं। अब देखिए, जब हम एचसीएल की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये फाइनेंशियल ईयर 23 का गाइडेंस दिया हुआ है। ओके, ये उनका गाइडेंस है कि जो सर्विस रेवेन्यू है 16 से 17% रहेगा। रेवेन्यू गाइडेंस 13.5 से 14.5%, ये टोटल रेवेन्यू मतलब पूरे बिजनेस का रेवेन्यू गाइडेंस इतना रहेगा। फिर एबिट मार्जिन 18 से 19%, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं रेवेन्यू बता दूं। रेवेन्यू मतलब जो कंपनी जो सेल्स कर रही है, ग्रोथ कर रही है, तो कंपनी ने कहा कि हम 13.5% या 14% के आसपास हम ग्रो करेंगे। अब कंपनी कह रही है कि वो लोअर एंड में ग्रो करेंगे। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, उन्होंने अपने गाइडेंस को कट नहीं किया है। उन्होंने कहा है हम ग्रो इसी यहीं पर ही करेंगे, लेकिन 13.5% के आसपास, जो कि लोअर एंड है, वहां पर ग्रो करेंगे। नहीं तो इन्वेस्टर्स को ऐसा भी, कुछ इन्वेस्टर्स को ऐसा भी हो सकता था कि ठीक है, ये रेंज है, कुछ 14.5% में ग्रो कर जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन अब एक्सपेक्टेशन ग्रोथ की थोड़ी कम रहेगी। दूसरी चीज, एबिट मार्जिन जो उनका गाइडेंस है 18 से 19%, वो उन्होंने वही रखा है। तो यहां पर कोई भी नेगेटिव नहीं है। अब इसको मैं समझाता हूं। देखिए, कोई भी कंपनी सबसे पहले सेल्स करती है, रेवेन्यू करती है। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं एचसीएल के केस में उन्होंने सितंबर क्वार्टर में 24,686 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू यहां पर किया हुआ है। ओके, अब इस रेवेन्यू से उनके खर्चे हुए हैं, एक्सपेंसेस, इंप्लॉय एक्सपेंस है, फिर ट्रैवल एक्सपेंस है, फिर इतनी बिल्डिंग्स को सब है, तो वो सब खर्चे, इंटरेस्ट और टैक्स से पहले जो खर्चे हैं उसे कहा जाता है एबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। तो 4,427 करोड़ है, उसको आप डिवाइड करेंगे 24,686 करोड़ से, और आप परसेंटेज निकालेंगे तो आपको कितना परसेंटेज यहां पर मिलेगा, एबिट मार्जिन, मतलब 18% आपको यहां पर मार्जिन मिलेगा। आप डायरेक्ट अभी भी चेक कर सकते हैं। मार्जिन वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आईटी कंपनीज के लिए। और देखिए, मैं हमेशा फंडामेंटल्स पर जाता हूं। हमने देखा कि इस फाइनेंशियल ईयर में कि किस हिसाब से जो मार्जिन्स हैं वो धीरे धीरे घट रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं 19% से 17% तक मार्जिन हो गए। तो ये मार्जिन एक्चुअली में एक साल से घट रहा है। अब कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि उनका जो शेयर प्राइस था वो बढ़ रहा था, क्योंकि मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। अब मार्जिन कम हो रहे हैं तो फिर नेगेटिव है। अब क्वार्टर टू में एक उम्मीद जगी थी कि जो मार्जिन्स हैं वो फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो मार्जिन वही 18% के आसपास ही रहने की उम्मीद है, लेकिन और ज्यादा यहां पर बढ़ेंगे नहीं। अब देखिए, फ्यूचर में जब यूएस का बिजनेस अच्छा होगा और यूरोप का अच्छा होगा तो मार्जिन्स भी यहां पर बढ़ना शुरू हो सकते हैं। तो इसीलिए आईटी कंपनीज में ये मार्जिन वाला जो चीज है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो मार्जिन्स फिर से मैं बता दूं कैसे कैलकुलेट करना है आपको। यहां पर जो भी एबिट है, जैसे यहाँ 3992 करोड़ एबिट है जैसे जून का, यहां पर जून का जो डेटा है डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद जो भी आपको परसेंटेज मिलेगा वो आपको मार्जिन मिल जाएगा। नेट इनकम मार्जिन मतलब ये नेट प्रॉफिट है, हाथ में इंटरेस्ट टैक्स के बाद क्या आया कंपनी के पास, तो 14.1%, ये पूरा कंपनी के पास पैसा आया। तो जो डिविडेंड मिलता है वो प्रॉफिट्स और वो सब यहीं से ही एक्चुअली में मिलता है। तो ये 3,489 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया हुआ था। अब हुआ क्या है, जो मैंने जो यूएस की जो बात कही थी, उन्होंने कहा है ये लोअर एंड में रहेगा, 13.5% का मार्जिन वहीं के वहीं रहेंगे। अब कहा है कि जो यूएस यूरोप की जो बिजनेस है, क्योंकि देखिए आईटी कंपनी है, आईटी कंपनीज में उनको मैक्सिमम बाहर से उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उनको बिजनेस मिलता है। तो जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो स्पेंडिंग है, खासकर टेलीकॉम सेक्टर या हाईटेक सेक्टर में थोड़ी सी ड्रॉप हुई है। क्योंकि अगर स्लो डाउन जैसा माहौल है तो वहां के भी क्लाइंट सोचेंगे कि चलिए ना, अभी हम बड़ा खर्चा नहीं करते हैं, छोटा खर्चा करते हैं, ये चलिए आईटी का जो खर्चा है वो अभी नहीं, बाद में करेंगे।
हम सुनते ही रहते हैं वहाँ पर ले ऑफ हो रहा है या फिर वहाँ पर सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, पावर के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो वो अगर नेगेटिव इम्पैक्ट है तो वहाँ के जो बिजनेस है वो भी कंजर्वेटिव हो रहे हैं, वो भी बहुत अभी खर्चा नहीं करना चाहते हैं, वो भी अपना कैश को रखना चाहते हैं, तो इसीलिए फर्क उनको पड़ रहा है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पर भी पड़ रहा है। और वही आप इम्पैक्ट देखेंगे, चाहे वो HCL, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, सब जगह में आपको वो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन चीजें अगर ठीक होती है, अब हमको नहीं पता है कब चीजें ठीक होगी, चीजें ठीक होती है तो ये 19 से 20% का उनका एबिट मार्जिन का एस्पिरेशन है जो फ्यूचर में हो सकता है। अब एक ऐसा सोच सकते हैं आपकी जो आईटी सेक्टर है वो अभी तूफान से गुजर रहा है, पिछले लगभग 6-9 महीनों से तूफान आ रहा है, अभी आप देखेंगे तूफान बिल्कुल अभी ही है, और मुझे लगता है अगले 3-6 महीने तक भी तूफान रहेगा। जिस दिन यूएस से या यूरोप से कुछ सिग्नल आए कि जो रिसेशन है वो कम, एक्चुअली में अभी जो स्लो डाउन है वो कम हो रहा है, चीजें थोड़ी ठीक ठाक हो रही है, क्लाइंट्स जो हैं अब थोड़ा खर्चा करने लग रहे हैं, तो फिर यहाँ पर जो है नई जो री रेटिंग्स यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि मार्केट हमेशा 6 महीना 1 साल आगे का देखती है। तो एटलीस्ट अभी फिलहाल एक नियर 6 महीने 9 महीने में मार्केट देख रही है कि आईटी कंपनीज में बहुत ज्यादा अभी ग्रोथ तो होगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो Q3 का वेट रहेगा, वहां पर फाइनल क्या फिगर आ रहे हैं, बट फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ होगा, लेकिन जो अनुमानित ग्रोथ था उतना ग्रोथ यहां पर नहीं होगा। बट जब मैं डिविडेंड्स की बात करता हूं तो डिविडेंड यहां पर अभी भी, क्योंकि देखिए कंपनी लॉस में नहीं जा रही है, ग्रो कर रही है 13.5% के हिसाब से, वो तो ग्रो होना ही है, प्रॉफिट्स भी उतना ही होने का है, तो वो कोई नेगेटिव नहीं होने वाला है। तो उन्होंने धीरे धीरे अपने जो प्रॉफिट्स के जो है 75% नेट इनकम को उन्होंने प्रॉफिट किया, जैसे डिविडेंड किया है, जैसे 18 से 20 में 27% था, फिर 57%, पिछला फाइनेंशियल ईयर बहुत डिविडेंड अच्छा दिया था, 44 रुपीज का दिया था, इस बार भी अभी तक 2 क्वार्टर में 2 डिविडेंड आ चुके हैं, 78% का उन्होंने डिविडेंड पे आउट दिया है, Q3 Q4 में भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो जो डिविडेंड वाला जो पार्ट है वो एक्सपेक्टेड है कि वो वैसा ही रहे, एटलीस्ट 75%, चूंकि कंपनी ने कहा ही है, तो उतना डिविडेंड हो सकता है। जैसे पिछली बार 88% अच्छा डिविडेंड पे आउट दे दिया था, इस बार पे आउट रेशियो थोड़ा कम हो सकता है, बट डिविडेंड को लेकर बहुत मुझे डाउट नहीं लग रहा है, जैसे हमने इंडियन ऑयल में या भारत पेट्रोलियम में देख रहे हैं कि कंपनियां अचानक से प्रॉफिट से लॉस में आ गई। नो, ऐसा यहां पर नहीं है, यहां पर प्रॉफिट होगा ही, लेकिन थोड़ा कम ग्रोथ में होगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।